नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं TV6 न्यूज नेटवर्क। हमारे खास कार्यक्रम चुनाव 24 में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। एक चरण में चुनाव होने हैं, 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने तरीके से कोशिशें की हैं और जनता के बीच में जाकर के जनता को यानी वोटर्स को लुभाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है इस बीच, लेकिन एक बड़ी खबर इसमें यह है कि उमा भारती का स्टार प्रचारकों में नाम शामिल नहीं है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? बताया यह जा रहा है कि उमा भारती काफी दिनों से नाराज चल रही थी। शायद ये तो वजह नहीं या कुछ और वजह। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार संजीव आचार्य भोपाल से जुड़ गए हैं। संजीव आचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव आचार्य, स्टार प्रचारकों की सूची भाजपा ने जारी कर दी, 40 नाम इसमें शामिल किए गए, लेकिन उमा भारती का नाम शामिल नहीं है। क्या वजह हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। उमा भारती पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में हाशिए पर चल रही है और न केवल मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी वो पिछले चुनाव के बाद से एक्टिव नहीं। उनको पिछले चुनाव में ही कह दिया गया था कि टिकट नहीं दिया जाएगा और पिछला चुनाव वो नहीं लड़ी थी 19 का लोकसभा। उसके बाद से वो मध्य प्रदेश में पहले तो एकदम शांत बैठे रहे, फिर कुछ समय बाद उनको लगा कि उनको एक्टिव होना चाहिए, शायद पार्टी उनको नोटिस ले, तो उसके लिए उन्होंने मद्य निषेध के लिए आंदोलन चलाने की घोषणा करी और उसके लिए बाकायदा उन्होंने शराब की दुकान और ठेके पे जाके पत्थर मारे और 2-3-4 दिन तक उसका माहौल खड़ा करा। शिवराज सिंह चौहान ने उसके बाद जाकर के उनसे बात की और उनको भरोसा दिलाया कि प्रदेश में मद्यपान को कम किया जा सके, इस दिशा में काम करेंगे। मद्य निषेध तो नहीं प्रदेश कर पाएंगे, धीरे धीरे कर, क्योंकि सब जानते हैं कि शराब किसी भी राज्य की या प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में बहुत बड़ा कारक है। 12,000 करोड़ रुपए शराब से राजस्व की प्राप्ति होती है प्रदेश को, और कोरोना काल में ये खास तौर पर देखा गया था कि जब राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो प्रदेश सरकार को मजबूरी में तमाम शराब के ठेके खोलने पड़ गए। तो ये एक हकीकत है कि शराब के राजस्व से बहुत बड़ी आय होती है प्रदेश को, सरकार को। ऐसे में उमा भारती ने खुल के कहा कि बंद कर दो, फिर कहा नहीं, मैं बंद करने का नहीं कह रही हूँ, मैं कहती हूँ कि इसमें कमी लाओ, इसके लिए कोई उपाय सरकार ने उठा रही है। छोटे मोटे उपाय शिवराज सिंह सरकार ने उठाए, जैसे उन्होंने शराब के ठेकों से लगे हुए जो आहाते थे जहाँ पे लोग बैठ के पीते थे, जिससे कि सुविधा हो गई थी लोगों को और उससे बढ़ रही थी शराब की बिक्री, वो बंद कर दी। खैर, ये तो हुई एक बात। उमा भारती उसके बाद ठंडी पड़ गई क्योंकि ये मुद्दा खत्म हो गया। फिर उमा भारती ने पिछले दिनों उधी समाज के उनके खास समर्थक को पार्टी से निकाल दिया गया था क्योंकि वो उन्होंने ब्राह्मणों पर एक टिप्पणी कर दी थी। उसको लेकर भी उन्होंने कोशिश की कि वो मुद्दे को उठाएं और भारतीय जनता पार्टी में अपने विरोध के स्वर को तेज कर सके, जिससे कि हाईकमान की नजर उन पर पड़े। लेकिन फिर भी हाईकमान ने उनका संज्ञान नहीं लिया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पिछले दिनों जब उन्होंने घोषणा भी की थी कि मैं राजनीति में सक्रिय होंगी और अब मैं चुनाव की राजनीति में एक बार फिर आऊंगी, मैं संन्यास नहीं ले रही हूँ, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहीं पर भी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब सबसे बड़ी चीज ये कि पिछले दिनों ऐसी चर्चा चली थी, अपुष्ट सूत्रों ने ऐसी खबरें दी थी कि उमा भारती को शायद इस तरीके के फीलर्स भेजे गए थे कि वो कमलनाथ के खिलाफ या दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन के खिलाफ विधानसभा के चुनाव में उतारी जा सकती। उमा भारती इसके लिए कतई तैयार नहीं थी और उन्होंने इसीलिए तत्काल, वो आजकल ट्विटर से करती हैं अपनी बात, उन्होंने ट्विटर पर जाकर कहा कि मैं चुनाव मध्य प्रदेश में न विधानसभा का लड़ूंगी न लोकसभा का लड़ूंगी, अगर पार्टी मुझे ट्विटर मतलब एक्स ना जी, अब एक्स हो गया है तो वो ट्विटर अभी भी कहलाता है। वो इसलिए मैंने इसको बोल दिया ताकि दर्शक हमारे कंफ्यूज ना हो, समझ लें वो। जी बोलिए। जी हाँ, तो अब ये है कि ये लंबे समय से वो अपनी बात को एक्स पर ही कहती आ रही है क्योंकि और कोई मंच उनको उपलब्ध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की किसी भी महत्वपूर्ण बैठक में न उनको बुलाया जाता है, न वो किसी पद पर हैं पड़े। अब पिछले दिनों उन्होंने ये बात कही थी कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, उसके बाद उनको कहीं पर भी कोई किसी तरीके का प्रस्ताव नहीं दिया गया, क्योंकि इसके पीछे लंबी कहानी है। आप समझिए
ये आज की कहानी नहीं है। उमा भारती जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थी, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी संजय जोशी से अदावत पूरे देश ने देखी। संजय जोशी के खिलाफ नरेंद्र मोदी इस हद तक गए कि उन्होंने भाजपा की बैठक में जाने से मना कर दिया। संजय जोशी अब हाशिए पर है पूरी तरीके से। उमा भारती ने उस समय संजय जोशी का खुल करके साथ दिया और तभी से ये चली आ रही है विरोध की राजनीति। उमा भारती ने गुजरात में जाके अपनी पार्टी खड़ी करी थी और अपनी पार्टी से पूरे गुजरात में चुनाव लड़ा और खास तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो कुछ बोला था उसके आप देखते हैं यदा कदा वीडियो वायरल होते रहते हैं सोशल मीडिया। तो वो आप वो एक बैकग्राउंड को समझते हुए लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि उमा भारती को इसके बावजूद भी 19 में संघ के, उसके पहले 14 में 2014 के चुनाव में नितिन गडकरी की वजह से और राजनाथ सिंह जी की वजह से उनको टिकट मिल गया था। उत्तर प्रदेश से झांसी से लड़ी थी, मंत्री भी बनी, उसमें वो बहुत सफल नहीं रही। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि सिर्फ मोदी विरोध की बात नहीं, उमा भारती का मंत्री के तौर पे जो कार्यकाल था, गंगा सफाई हो या उसके बाद हो, उसमें उनको बहुत सफलता नहीं मिली और पार्टी ने ये माना कि वो नौटंकी ज्यादा करती है और उनके ठोस कोई ऐसे सामने नहीं आते कि उन्होंने ये काम किए। 19 के चुनाव में टिकट कट गया, अब वो लगातार हाशिए में। अब उनको पता चल गया था पार्टी सूत्रों से कि उनको और कहीं भी पार्टी इस्तेमाल नहीं करेगी। वो लोधा जाति से आती हैं, बुंदेलखंड में लोधा जाति का बहुत बड़ा प्रभाव है और इसीलिए इस बार भाजपा हाईकमान ने दूसरे लोधा नेता लोधी जाति के प्रहलाद पटेल को उतार दिया है। उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है, वो भी बैकवर्ड के और खास तौर पर लोधी समुदाय के एक बड़े नेता हैं। तो उनको ला करके रिप्लेसमेंट भाजपा ने पहले से ही कर दिया। अब उसके बाद उनको स्टार प्रचारकों की सूची में इसलिए भी नहीं रखा गया कि वो पिछले लंबे समय से पार्टी की ही आलोचना कर रही है, पार्टी की नीतियों की आलोचना कर रही है। शिवराज सिंह की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उमा भारती आलोचना ही करती आ रही है और अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने एक्स पर, जिसको पहले ट्विटर कहते थे, उसमें उन्होंने ये लिखा कि मैं इस चुनाव में भाजपा के पक्ष में प्रचार नहीं करूंगी, बल्कि मैं हिमालय में जाकर के और वहां पे चिंतन करूंगी और वहां से बताऊंगी। लेकिन एक्स पे जो उमा भारती ने चीजों को लिखा है उसमें एक ये भी शब्द जोड़ा था उन्होंने, एक लाइन का है वो कि हम मेहनत करेंगे और भाजपा को जिताएंगे और फिर जो काम अधूरे हैं वो पूरे किए जाएंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए फैजी साहब, उमा भारती ने भाजपा के बाहर जाकर के देख लिया कि उनकी कोई निजी हैसियत नहीं है। ये मुगालते पहले भी अन्य दलों के नेताओं को होते रहे हैं कि वो अपनी पार्टी को छोड़ करके बाहर जाके, उनको लगता था कि उनका व्यक्तिगत बहुत बड़ा कद है और प्रभाव है, जनाधार है, लेकिन उमा भारती को बाहर जाकर के पार्टी बना करके खुद का चुनाव हार गई थी। तो वो खुद समझ गई कि उनकी खुद की स्थिति पार्टी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से है या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से है, विश्व हिंदू परिषद की वजह से थी पहले। तो वो बाद में समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी से बाहर जाकर के वो नेता नहीं बन पाएंगी, न उनका कोई भविष्य है, इसलिए वापस भाजपा में आई। अभी भी वो संतुलित होकर, संयमित होकर बयान इसलिए दे रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसमें उनका कहीं कोई फायदा नहीं है। वो सोच रही है कि अभी किसी तरीके से ये समय निकल जाए तो शायद संभव हो कि भविष्य में कुछ फेरबदल केंद्रीय स्तर पर हो, समीकरण बदले, तो शायद, क्योंकि उनके पास अभी उम्र है, उमा भारती कोई बहुत उम्रदराज नेता नहीं है, तो इसलिए उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर सकती हैं। तो वो इसलिए पार्टी के खिलाफ कोई बयान ऐसा नहीं देना चाहती, क्योंकि वो ये अच्छे से जानती हैं कि अगर उन्होंने एक भी बयान पार्टी के खिलाफ दिया तो पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, वो उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करके उनको पार्टी से बाहर कर देंगे। इसलिए वो पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दे रही। जी, तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि अगर उन्हें किनारे करने की कोशिश की जा रही है तो चुनावी नतीजों पर असर पड़ेगा? नहीं, मैं वही आपको पहले भी कह रहा था कि उमा भारती का खुद के अपने दम पर कुछ भी नहीं है। ये उनको चुनाव में दिख गया था जब उन्होंने बगावत करके भाजपा छोड़ी थी,
और खुद का चुनाव हार गई थी बड़ा फलेरा। अब आज की स्थिति में वो पिछले करीब करीब 5 वर्षों से निष्क्रिय है। वो जब से 19 का चुनाव नहीं लड़ी उसके बाद से वो कहीं भी सक्रिय नहीं है। और अब मैंने आपको जैसा पहले भी कहा कि भाजपा हो या कोई भी अन्य दल हो, जब कोई नेता पद पर होता है तभी उसका प्रभाव होता है, उसका जनाधार होता है, संगठन के कार्यकर्ता उसके साथ जुड़ के कार्यक्रम करते हैं, पार्टी उसको कोई दायित्व या जिम्मेदारी देती है। अब उमा भारती को कुछ दिया ही नहीं गया। एक संदेश साफ है कि पार्टी हाईकमान के साथ उनके समीकरण ठीक नहीं, प्रदेश के नेतृत्व के साथ उनके समीकरण ठीक नहीं है। तो ऐसे में वो कहीं पर कोई प्रभाव, उनकी कहने से कोई प्रभाव पड़ रहा होता तो वो उनकी पार्टी जिस समय उन्होंने बनाई थी और लड़ा था चुनाव, तो उनको सफलता मिलती, उनको कोई सफलता नहीं मिली। तो इसलिए इस चुनाव में भी ये कहना कि उमा भारती के नाराज होने से या उनके हाशिए पे चले जाने से कुछ नुकसान पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो संघ और भाजपा, जो कि जमीन के स्तर पे अपना नेटवर्क काफी मजबूत रखते हैं और जिनको फीडबैक लगातार मिलता रहता है, उनको ये पता होता है कि अगर उमा भारती नाराज हो गई तो नुकसान होगा। ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर उमा भारती को हाशिए पर धकेलने की कोशिश की जा रही है या उमा भारती खुद ही हाशिए पर चली गई हैं, तो पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ तो समर्थक उनके होंगे ही इस कंडीशन में भी। तो क्या उनके जो समर्थक हैं उनमें नाराजगी है या फिर उनके समर्थकों को कहीं ना कहीं टिकट दिया गया है या उम्मीदवार बनाया गया है जिसकी वजह से खामोश रखा जाए, ऐसा कुछ धरातल पर नजर आ रहा है? ऐसा कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे वही कहा फैजी साहब कि उमा भारती की अहमियत अब बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह गई। आप ये देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे हमारे दर्शक। 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक तरफ उमा भारती का टिकट काट दिया, वहीं दूसरी तरफ प्रज्ञा को भोपाल से टिकट दिया। साध्वी प्रज्ञा मालेगांव बम आरोपित जो रही और वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ी। उस चुनाव में यदि आपको ध्यान हो तो उमा भारती ने पहले खुली खिलाफत करी और फिर उसके बाद भोपाल पहुंची, साध्वी प्रज्ञा को गले लगाया और फिर उसको कहा कि मेरी बहन है, मैं इसके लिए काम करूंगी, बहुत इसने बेचारी ने दुख झेले। तो वो दो बड़े चीजें थी। उमा भारती की यूएसपी दो थी, एक तो वो साध्वी थी, बहुत अच्छा उनका भाषण था, और दूसरा उनके साथ ये था कि वो बैकवर्ड जाति से आती हैं। ये दोनों समीकरण के कारण ही मध्य प्रदेश में उन्होंने 2003 में पार्टी को सत्ता में लाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अब लेकिन ये समझ लीजिए कि वो, मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि शिवराज सिंह चौहान भी चूंकि बैकवर्ड से आते हैं और बैकवर्ड से आने के कारण उन्होंने प्रदेश की बैकवर्ड की पॉलिटिक्स अपने हिसाब से अपने हाथों में नियंत्रित कर ली है। और सबसे बड़ी चीज कि मैंने जैसा कहा कि साध्वी प्रज्ञा आ गई, और दूसरी अब ये इस तरीके से उमा भारती की वो साध्वी वाली जो एक वो थी उपयोगिता पार्टी में, वो भी नहीं है। अब पार्टी को लगती है कि कोई बहुत है। इन दोनों परिस्थितियों में वो आज की तारीख में उनके एक दो जो समर्थक थे उनको टिकट मिल गए, उनको लोधी जातिगत समीकरण के जो टिकट मिलना थे वो दे ही दिए पार्टी ने। उनके भतीजे को 2 महीने पहले मंत्री बना दिया गया, राहुल लोधी। इसलिए वो ये जो उनके समर्थक गिने चुने बचे हैं, एक समय में यही प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता प्रदेश के ये उमा भारती के सिपा सालार होते थे, खास समर्थक होते। इनके साथ तो पार्टी भी छोड़ के चले गए थे बहुत सारे, फिर छोड़ के वापस आ गए। अब इनके साथ इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि सब लोग एक बात जानते हैं कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से उमा भारती ने बुराई मोल ली, गुजरात जाकर के लिए। इसलिए पार्टी में कोई उनके साथ खड़ा हुआ इस समय होना नहीं चाहता, ना उनको पार्टी कहीं। कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा असर होने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, आपका कहना है। तो संजीव आचार्य, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों को समझाने के लिए कि उमा भारती को अगर स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बहरहाल मध्य प्रदेश में जैसा कि आपको शुरू में ही हमने बताया कि एक फेज में 17 नवंबर को 230 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी चुनाव के मद्देनजर इस तरह की प्रक्रियाएं हो रही है। जाहिर सी बात है, चुनावी माहौल होता है तो इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, इस तरह की घटनाएं भी होती हैं, इस तरह की
बयानबाजियां भी होती हैं और इस तरह के वक्तव्य भी आते हैं, इस तरह के स्टेप्स भी उठाए जाते हैं, कदम भी उठाए जाते हैं, और राजनीति है तो राजनीति तो होती ही है। नतीजे आएंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बीच में ये सब बातें चलती रहेंगी, चर्चाएं होती रहेंगी। लेकिन आपसे एक विनती है आखिर में कि आपने अगर हमारे चैनल TV6 न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।